हेलो दोस्तों, मैं शक्ति सिंह आप सभी का स्टडी वर्सेस इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एडिटोरिया का जो फुल लेंथ टेस्ट चल रहा था उसका तीसरा संस्करण है, जिसका हमने पहला भाग कंप्लीट कर लिया है और दूसरे पार्ट यानी सेकंड पार्ट को हम आज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक कंप्लीट कर लिया था, आधे भाग को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके आगे बचे हुए क्वेश्चंस जो 71 से स्टार्ट होते हैं और 140 तक होंगे उनको हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, मैं आपको फिर बताता हूं कि हम जो इसमें करते हैं केवल जीएस के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते हैं, मैथ के 10 क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं करते। वो आपको खुद अपने आप से करने होते, जिसको हम टेलीग्राम के माध्यम से आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे और उसके माध्यम से आप अपने आंसर्स को मिला लीजिएगा कि आपने उन 10 क्वेश्चंस में कितने सही किए, कितने गलत किए और कौन से मेथड आपने लगाएंगे कि आपके क्वेश्चंस गलत हुए या किस मेथड के हिसाब से आपके क्वेश्चन सही हुए। तो आप उनको मैच कर लीजिएगा, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को और बेहतर करिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन हम अपना, जिसमें हम 70 नंबर 1 क्वेश्चन से लेके आगे शुरू करेंगे। ठीक है, तो 70 नंबर 1 क्वेश्चन जो है वो जनगणना से है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात है और बाल लिंगानुपात का सही युग्म चुनिए। मतलब जब 2011 की जनगणना हुई तो उसमें भारत में लिंगानुपात कितना था और उसमें बाल लिंगानुपात कितना था, इसको हमें बताना है। तो उस समय जो लिंगानुपात क्या होता है, हम आपको ये पहले बताएं लिंगानुपात क्या होता है। तो लिंगानुपात होता है कि कितने पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, उनकी गणना हम लिंगानुपात के माध्यम से करते हैं। और बाल लिंगानुपात से है 1000 पुरुष और महिलाओं में बच्चे कितने हैं, तो उनके हिसाब से हम निकालते हैं बाल लिंगानुपात। ठीक है, तो ये रहा बाल लिंगानुपात और लिंगानुपात, दोनों को हमने आप समझा दिया कि क्या होते हैं। लिंगानुपात होता है कि कितने पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं और जितनी जनसंख्या मतलब 1000 जनसंख्या में कितने बच्चे हैं। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारा लिंगानुपात था वो था 943 यानी 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं थी। ठीक, और जो लिंगानुपात है वो 919 है। ठीक, जो बाल लिंगानुपात है हमारा वो 919 है, मतलब 1000 पुरुषों में 919 बच्चे हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा बाल लिंगानुपात और लिंगानुपात। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपयोगिता की गणनात्मक सिद्धांत किसने दिया। उपयोगिता एक सिद्धांत है जिसमें आर्थिक विश्लेषण के माध्यम से किसी भी चीज को मापा जाता है। इसको दिया था मार्शल महोदय ने। किसने? मार्शल महोदय ने। इनका पूरा नाम आता है अल्फ्रेड मार्शल। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। जब उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीनरी और पूंजी के मूल्य में कमी को सकल घरेलू उत्पाद से घटा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक, जब उत्पादन प्रक्रिया में जो हमारी मशीनरी है और पूंजी के मूल्य में कमी आती है, मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो 2 साल बाद उसके वैल्यू में कमी आती है, मतलब मशीन चलती है तो उसमें रिसावट होती है तो उसकी प्राइस में कमी आती है। ठीक, को सकल घरेलू उत्पाद से घटा दिया जाता है तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिल जाता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब होता है कि आपने एक साल में जो भी उत्पादन किया है उनमें से जो मशीनरी का कॉस्ट है, जो घिसावट का है, उसको हटा के हमने जो उत्पादन किया है उसकी वैल्यू हमें मिलता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। समान वितरण और समता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। समान वितरण मतलब सभी को समान चीजें प्राप्त हो और समान समता के साथ विकास, सभी को एक समान लाना। तो ये हमारी थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। और ये कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी 1997 से और 2000 तक ये हमारी चली थी, जिसमें हमने
प्राथमिकता के तौर पर समान वितरण और समता के साथ विकास को शामिल किया था। अगला क्वेश्चन है, गैर निष्पादित पर संपत्ति है के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि गैर निष्पादित परिसंपत्ति या एनपीए क्या होता है। जैसे आपने बैंक से लोन लिया और बैंक ने कहा कि आपको 90 दिन तक कोई 90 के दिन के भीतर आपको अपनी ईएमआई पे करनी है। अगर आप 90 दिन तक कोई ईएमआई पे नहीं करते हो, 90 दिन की आपने मतलब 3 महीने के बाद हमें लोन की एक भी पैसा नहीं प्राप्त होता है, तो उसको हम एनपीए घोषित मतलब बैंक उसको एनपीए घोषित कर देता है। अगर बैंक को 90 दिनों तक उसके लोन की एक भी किस्त नहीं मिलती है या उसका कुछ हिस्सा नहीं मिलता, लोन जितना उसने दिया है, तो वो गैर निष्पादित संपत्तियां हो जाती है। मतलब निष्पादित से तात्पर्य है कि बैंक को उससे ब्याज की प्राप्ति नहीं हो रही, मतलब उसका जो संपत्ति है वो कार्य नहीं कर रहा है, इससे गैर निष्पादित मतलब निष्पादन में उसका उत्पादन नहीं हो रहा है। गैर निष्पादन मतलब होता है निष्पादित मतलब होता है उत्पन्न, और गैर मतलब अगली वस्तु। जो हमने आपको समझाया कि गैर निष्पादित संपत्ति होती है, बैंक को अगर उसका ब्याज नहीं मिल रहा है या उसके आय जो उसने लोन दिया उसमें से कुछ हिस्सा उसको नहीं प्राप्त हुई, तो गैर निष्पादित संपत्ति वो हो जाती है। ठीक, तो ये होती है पहला ऑप्शन है इसमें, एक वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिनों से अधिक समय तक रोका जाना चाहिए। ठीक, अभी मैंने आपको बताया ये 90 दिन तक, 90 दिनों तक अगर आप यानी बैंक को पैसा ब्याज या उसका मूल धन में से कुछ हिस्सा प्राप्त नहीं होता है, तो उसको गैर निष्पादित संपत्ति के रूप में कर दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है, एक वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिनों से अधिक समय तक रोका जाना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। ठीक, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन हमारा डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, किस देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को क्या कहते हैं। मान लीजिए एक साल में हमारे देश में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है जीडीपी। आप सभी ने पढ़ा होगा कि एक वर्ष में किसी भी देश में उत्पादित, एक वर्ष मतलब एक वित्तीय वर्ष होता है जो अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। जैसे भारत में मार्च से अप्रैल तक का वर्ष, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का समय होता है, 30 मार्च तक का समय होता है वित्तीय वर्ष का। तो उस समय के बीच देश में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई और जितनी भी सेवाओं को प्रदान किया गया, उनके सकल मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 76 ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का नियमन कौन करता है। तो बाजार का नियमन जो करता है वो करता है कृषि उपज व्यापार समिति अधिनियम 2003, कृषि उपज व्यापार अधिनियम 3, जो कृषि से संबंधित कृषि उत्पादों से संबंधित बाजारों का नियमन करता है कि कृषि जो फसल उत्पादन हुआ है उस मार्केट में कहा जाएगा, उस मार्केट में क्या प्राइस होगा, उन सभी चीजों को किस तरीके से लिया जाएगा, बिचौलिए नहीं होंगे या होंगे, सारी चीजों को यह अधिनियम डिफाइन करता है। इसका मूल उद्देश्य था कि किसानों को शोषण से बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ये अलग है और विश्व बैंक अलग है। विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक शाखा है। ठीक, सॉरी, मुद्रा बैंक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बैंक विश्व बैंक की एक शाखा है। विश्व बैंक में ये आईएमएफ जो है वो वर्ल्ड बैंक की एक शाखा है। ठीक, तो ये है वाशिंगटन डीसी यानी यूएसए में जहाँ पे है यूएसए में। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वाशिंगटन डीसी की नहीं, जो हमारी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। कहां पे हुई थी, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में 1944 में हुआ था। ठीक है, और विश्व बैंक की जो भी थी इसका भी स्थापना 1944 में ही ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। मतलब दोनों की स्थापना जो है वो 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। ठीक,
और दोनों के जो मुख्यालय हैं उनको बनाया गया है वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्या है क्वेश्चन नंबर 79? इसमें देखते हैं क्या है, क्योंकि हमारा अभी इकोनॉमिक चल रहा है। तो निम्नलिखित में से इस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर लागू किया गया था? तो ये थे राजा चलैया समिति की सिफारिश के आधार पर ये लाया गया था। और ये कब से शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया 1994 से। ठीक, सेवा कर कब लाया गया था? 1994 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से किस बॉन्ड के माध्यम से भारतीय संस्थाएं विदेशी मुद्रा के बजाय भारतीय रुपए में विदेशी बाजारों से धन जुटा सकती है? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस बॉन्ड के माध्यम, ऐसा कौन सा बॉन्ड है जिसके माध्यम से भारतीय जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं मतलब जैसे सरकारी संस्थाएं और विदेशी संस्थाएं, भारतीय संस्थाएं विदेशी मुद्रा के बजाय, मतलब वो विदेशी मुद्रा डॉलर या एन या अन्य देश की मुद्राओं को न लेके भारतीय रुपए में विदेशी बाजार से धन जुटा सकती है। मतलब वो विदेशों से लोन लेंगी लेकिन डॉलर या किसी अन्य विदेशी मुद्रा में नहीं लेंगी, वो किस में लेंगी? भारतीय रुपए में लेंगी। तो वो होता है कौन सा बांड? तो वो मसाला बांड होता है। कौन सा बांड होता है? मसाला बांड। मसाला बांड जो है विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय भारतीय धन जुटाने में भारतीय संस्थाओं की हेल्प करता है। ठीक, और इसका जो जोखिम होता है वो किस पे आता है? वो निवेशकों पे आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सी, अब यहां से हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? ज्योग्राफी। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप कॉपी पेन निकाल के ही टेस्ट लिखा करें। टेस्ट को हमेशा कॉपी पे निकाल के आपने कौन से क्वेश्चंस को सही किए या क्वेश्चन को गलत किए और किन बेसिस पे किए हैं, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा किन बेसिस पे किए, ताकि जब मैं अगला टेस्ट कराऊं तो उन गलतियों को आप दोबारा ना करें, ताकि आप जब एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको ये पता रहे कि मुझे कहाँ गलती नहीं करनी। टेस्ट लगाने का केवल एक पर्पज ये नहीं होता कि हमारे इतने बन गए, हमारे इतने नहीं बने। टेस्ट लगाने का सब एक ही पर्पज होता है कि हम आने वाले क्वेश्चंस को कभी गलत ना करें और हम उन क्वेश्चंस को तभी टच करें जब हमें वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग है और निगेटिव मार्किंग की वजह से आप क्या कहते हैं, एक या दो क्वेश्चन या एक दो मार्क की वजह से आप कट ऑफ लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। इसलिए आप बहुत सावधानी पूर्वक को पहले तो क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उन ऑप्शंस को पढ़िए। उन ऑप्शन को पढ़ने के बाद एलिमिनेशन मेथड लगाइए कि कौन कौन से एलिमिनेशन मेथड के मार्क्स से सॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आप ये देखिएगा कि आपका जो रेशियो है, पहले आप 10 क्वेश्चन सही करते होंगे, ऐसे करने से आप 15 या 16 क्वेश्चन के रेशियो में आ जाओगे। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप इन चीजों को बहुत सावधानी पूर्वक और ध्यान से किया करिए। अगर आपको कहीं भी टेस्ट में दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिएगा, उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम उस चीज को सुधार के आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी का सेक्शन। ज्योग्राफी में जो पहला क्वेश्चन है 80 नंबर 1, उसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियां नदी द्वारा अपर्दन मतलब होता है नदी जब काट छाट के, जब नदी बहती है तो पर्वतों से उतरती हुई, पर्वतों को काटती हुई अपने साथ तमाम तरह की मिट्टियां लेके आती और उसे कहीं जाके जमा कर देती थी, उसी को बोलते हैं अपर्दन। नदियों द्वारा काटी गई मिट्टियों को ही अपर्दन कहते हैं। क्रिया के कारण बनती है, तो किसके कारण बनती है? तो वो बनती है घाटी, वो बनती है गार्ज यानी घाटी। गार्ज यानी घाटी। घाटी आपने देखा होगा, दोनों तरफ पर्वत होगा, बीच में ऐसे नदी बह रही होगी, सब नर्मदा नदी देखी होगी। ठीक, तो वो दो घाटी मतलब दो पर्वतों की जो बनी घाटी है उसके बीच से वो बहती है। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियां नदी द्वारा अपर्दन क्रिया के कारण बनती है? जब आपने देखो नदी ऊपर से गिरती पहाड़ से उतरती हुई आती है, दोनों तरफ पहाड़ बसता है और बीच में क्या बन जाता है? घाटियां बन जाती है। तो घाटियां जो बनती हैं ये यू आकार, बी आकार, अन्य तरीके की घाटियां बनती हैं और इन्हीं घाटियों के माध्यम जब नदियां अपने द्वारा लाई गई मिट्टियों को निक्षेपण करती हैं तो उससे नई नई चीजें बनती, जड़ोल मिट्टी बनती है। ठीक,
जड़ों पंख बनता है, बाढ़ के मैदान बनते हैं, तो इन मिट्टियों से इन तरह की आकृतियां भी निर्मित होती हैं। ठीक, अब ध्यान रखिए, दोनों तरफ पर्वत है, सॉरी दोनों तरफ पर्वत है और बीच में बह रही है, जाहिर सी बात है घाटी बन जाएगी, इधर उधर पर्वत है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? वलित पर्वत मतलब होता है, वलित मतलब होता है ऐसे 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 श्रृंग बनाना, श्रृंग बनाना बनना ही वलित होता है। ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा है पर्वत जो वलित पर्वत नहीं है? तो रॉकी एंडीज और हिमालय, ये तीनों वलित पर्वत हैं, क्योंकि ये सब नवीन काल में निर्मित हुई हैं। ठीक, सियारा नेवादा जो है ये वलित पर्वत नहीं है। ठीक, ये वलित पर्वत नहीं है, ये भ्रंशखंड पर्वत श्रृंखला है, ये भ्रंश के माध्यम से निर्मित है, भ्रंश पर्वत है, भ्रंशोत पर्वत बोलते हैं ना जिसको। भ्रंशोत पर्वत कैसे बनता है मैं वो भी आपको सिखा देता हूँ। भ्रंशोत भ्रंश पर्वत कैसे बनता है बताता हूँ। मान लीजिए ये पूरा प्लेट है, एक प्लेट है, ऐसे इधर उधर की जब चट्टान नीचे बैठ जाएं, इधर उधर के नीचे चट्टानें बैठ जाएं और ये बीच वाली चट्टानें ऊपर उठ जाए, तो उसी को कहते हैं भ्रंशोत पर्वत। ठीक, क्या बोलते हैं? भ्रंशोत पर्वत। जब इधर उधर की जमीनें बैठ जाए और बीच की जमीन उथली रह जाए तो उसी को बोलते हैं भ्रंशोत पर्वत। हम्बोल्ट जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा किस गोलार्ध में प्रवाहित होती है? हम्बोल्ट जलधारा है वो प्रवाहित होती है दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। ये इस धारा को हम बोलते हैं पेरू धारा, क्योंकि ये पेरू के तट के समानांतर बहती हुई जाती है। ठीक, पेरू की ओर बहती हुई जाती है। और ये कौन सी प्रकार की धारा है? ये ठंडी जलधारा। कौन सी? हम्बोल्ट एक ठंडी जलधारा है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये यूपी पीसीएस, आरओ, बिहार पीसीएस और यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप बुक का सहारा ले सकते हैं या यूट्यूब चैनल पर भी जाके पढ़ाया हुआ है, आप वहां जाके कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, कितने भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? कितने? तो आप देखिए मैप को देखिए। ठीक, ये गुजरात, तो यहां से हमारा पाकिस्तान है, ऐसे ऐसे से बना हुआ पाकिस्तान, ये यहाँ कैसे मिलता है? तो यहाँ पे हमारा आता है जम्मू कश्मीर। ठीक, फिर हमारा आएगा पंजाब, फिर हमारा आएगा राजस्थान और फिर हमारा आएगा गुजरात। कितने राज्य हो गए? उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमारे 4 राज्य हो गए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये 4 राज्य हैं, ये 4 राज्य हैं हमारे जो पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। मैपिंग के माध्यम से आप ये देख लीजिएगा कि भारत के आसपास कौन से देश हैं, उनसे किस राज्य की सीमाएं लगती हैं। पाकिस्तान से 4 है, चीन से जैसे लद्दाख लगता है, उत्तराखंड लगता है, हिमाचल लगता है, और फिर उधर सिक्किम और हिमाचल प्रदेश लगता है। ऐसे ही बांग्लादेश और म्यांमार, इनसे भूटान से भी देख लीजिए कौन सी सीमाएं लगती हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैपिंग के क्वेश्चन है यहां से आते हैं। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? आप सभी को पता होगा, बीपीएससी में पढ़ाया भी जाता होगा कि सबसे बड़ा जूट उत्पादक जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल कुल देश का जो, मान लीजिए देश में 100% जूट उत्पादन होता है तो उसका 75% केवल बंगाल से उत्पादन होता है। 75% बंगाल से उत्पादन होता है। ठीक, इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, भारत के भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत का जो भूभाग है पूरा उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, तो पश्चिम से पूरब, तो सर्वाधिक भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है?
तो वो पाई जाती है जड़होल मिट्टी। जड़होल मिट्टी जो कि भारत के 43% भाग पर पाई जाती है। जड़होल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? ये नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों के माध्यम से जड़होल मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, जो मैदानी भागों में ज्यादातर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट एशिया और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? कौन सा प्लेट? एशिया प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट। एशिया प्लेट जो है ये महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, और प्रशांत जो है ये महासागरीय प्लेट है। तो इसके बीच जो है वो फिलीपीन प्लेट स्थित है। फिलीपीन प्लेट स्थित। फिलीपीन प्लेट जो है वो प्रशांत प्लेट और यूरेशिया प्लेट यानी एशियन प्लेट के बीच स्थित है। यह एशिया के पूर्व में और प्रशांत महासागर के पश्चिम में स्थित है। जो ये प्लेट है एशिया के पूर्व में और प्रशांत महासागर प्लेट के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश के रूप में जाना जाता है? शांत घाटियों के रूप में जाना जाता है। तो लेसोथो जो एक देश है, लेसोथो, उसे हम शांत घाटियों का देश जानते हैं। या दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका बोल देंगे। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। अफ्रीका महाद्वीप में और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है और दक्षिण अफ्रीका से पूरी तरह यह घिरा हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार हमारे भारत के दक्षिण में स्थित द्वीपीय राज्य है। ये ऐसे हुए। ठीक, तो इसका जो उत्तरी द्वीप है उसका क्या नाम है? ये उत्तरी द्वीप जो है उसका क्या नाम है? तो उसका लैंडफॉल द्वीप है। ठीक है, जो पोर्ट ब्लेयर जो इसकी राजधानी है, इसकी अंडमान निकोबार द्वीप की पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और ये 220 किलोमीटर पोर्ट ब्लेयर से उत्तर में, पोर्ट ब्लेयर यहां पड़ता है, इसे 220 किलोमीटर ये पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90, जो है विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार किस देश में है? ठीक, तो विश्व का सबसे बड़ा जो अभी वो हम देखें तो अभी चीन के हुनान प्रांत में पाया गया है। चीन के करंट अफेयर ये है कि चीन के हुनान प्रांत में ये पाया गया है विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण खान भंडार। चीन के हुनान प्रांत में पाया गया चीन। परंतु जो हमारा ये ऑप्शन है इस क्वेश्चन के बनने के बाद, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। परंतु करंट अफेयर की दृष्टि से चीन के हुनान प्रांत में स्वर्ण भंडार की दृष्टि से सबसे बड़ा खान प्राप्त किया गया। अभी प्राप्त किया गया, वहां से माइनिंग नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो है 10,000 से लेके 12,000 टन जमीन में सोना मौजूद है। ठीक, इतना टन सोना मौजूद है ऑस्ट्रेलिया की जमीन में। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? हमारे देश और हम विश्व में कई प्रकार की घासें पाई जाती हैं जिसको हम अलग अलग महाद्वीपों या देशों में अलग अलग नामों से जानते हैं। सवाना जो है वो अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। कहां पे? अफ्रीका में सवाना नाम से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, भूकंपीय तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है? तो भूकंपीय तीव्रता को हम सिस्मोग्राफ के माध्यम से मापते हैं कि भूकंप जो आया है तो वो कितनी तीव्रता के साथ आया है। ठीक, कितनी तीव्रता के साथ आया है, इसी को हम
रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर पैमाना पैमाना भी बोलते हैं, रिएक्टर पैमाना भी बोलते हैं। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर के ऐसा उपकरण है जो आर्द्रता को मापता है। किसको मापता है? आर्द्रता को मापता है। ठीक है, आर्द्रता को मापता है। अलग है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर जो है वो हवा की गति और दिशा को मापता है। गति और कि हवा जो चल रही है उसकी दिशा क्या है और वो कितने किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चलती है, तो उसको हम एनीमोमीटर के माध्यम से मापते हैं। अगला है पायरोमीटर। क्या है? पायरोमीटर। पायरोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। इसको मापने के लिए अत्यधिक उच्च तापमान, अत्यधिक उच्च तापमान, उच्च तापमान को मापने के लिए करता है। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 92, जिसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, जिसमें दिया है महाद्वीपों और महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो वो वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने बोला था कि जो आज के महाद्वीप हमें दिखाई देते हैं, आज से करोड़ों वर्ष पहले ये सभी एक ही महाद्वीप के भाग थे। मतलब कि आज जो ये पृथ्वी है इसके सारे महाद्वीप एक ही, जो सातों महाद्वीप हैं एक ही महाद्वीप के भाग थे। इसको इन्होंने बोला था पेंजिया। क्या बोलता है? पेंजिया। और जो हम आज के महासागर देखते हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ठीक, तो इनको इन्होंने, ये सारा जो जल था इनको इन्होंने पैंथालासा माना था, पैंथालासा माना था। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि आज के जो महाद्वीप हैं वो पहले एक ही महाद्वीप पेंजिया के भाग थे, जिसमें विभिन्न बलों के माध्यम से विखंडन होने, मतलब उनके टूटने से आज के सातों महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो ये दिया था अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्या कहता है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज समांतर आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है और इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आग्नेय चट्टान क्या होती है। आग्नेय चट्टान ये होती है जो ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से पृथ्वी की सतह से तोड़ के आते हैं और चट्टानों का निर्माण होता है। और कायांतरित चट्टान वो होते हैं जो इन्हीं आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के माध्यम, मतलब काट छांट के माध्यम से ये जाके एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और ये चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन कि कौन सी चट्टान है आग्नेय और कायांतरित चट्टान में पाया जाता है, ऐसा कौन सा तत्व है जो विद्युत उपकरण बनाने में भी किया जाता है? तो वो है अभ्रक। अभ्रक का उपयोग जो हम करते हैं वो विद्युत उपकरण बनाने में करते हैं और ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। अवसादी चट्टान के संदर्भ में पूछा गया है कि 12 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बहुत ध्यानपूर्वक ही क्वेश्चन को पढ़ा करिए और देखिए कि कहाँ सत्य है और कहाँ पे असत्य दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया, हमें बताना क्या है, अवसादी चट्टानों के बारे में कौन सा ऐसा कथन है जो असत्य है? तो ऑप्शन ए है जो हमारा, अवसादी चट्टान पहले से मौजूद चट्टानों से अच्छे से बनते हैं। ठीक, ये बात हमारी सही है क्योंकि अवसादी चट्टानों का निर्माण ही काट छाट की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। जैसे होता है काट छाट की, अक्षय को ही हम कहते हैं काट छाट की प्रक्रिया। ये चट्टान अक्रिस्टलीय होते हैं। अक्रिस्टलीय मतलब इनमें दाने नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते? इनमें दाने नहीं पाए जाते, दरार नहीं पाई जाती। दाने होंगे तो उनको ज्वाइंट होने पे दरार हो, और जहां दाने नहीं होंगे वहां पे ज्वाइंट नहीं होगा और वहां पे दरार नहीं होगा। तो ये भी हमारा नहीं हो सकता क्योंकि ये अवसादी चट्टान की विशेषता है। ये चट्टान परतों में निक्षेपित होते हैं। आपको जैसे सोचिए कि जब नदियां बहा कर लाती हैं तो परत दर परत चट्टानों का निर्माण होता है। कैसे होता है? एक दर निर्माण होता है ना, ज्वालामुखी की तरह आया और एक जगह पे स्थिर हो गया और फिर वहां पे चट्टानों का निर्माण हो गया। ऐसा तो हुआ नहीं, या ओले पर्वतों के माध्यम से। लेकिन जो ये अवसादी चट्टान है, ये काट छाट की प्रक्रिया के माध्यम से, आप कभी देखा होगा आपके आसपास कूड़ा डालते हो तो परत दर जमते हुए जाता हो तो वो काफी ऊंचा हो जाता है। तो वैसे अवसादी चट्टान भी ये परत दर निर्माण होता है इनका। तो ये भी हमारा नहीं हो क्योंकि ये अवसादी चट्टान की विशेषता है। ये चट्टाने में पानी नहीं बन सकती, ये ऐसा, ये गलत है, ये गलत ऑप्शन है।
यह अवसादी चट्टानों की विशेषता नहीं है। अवसादी चट्टानें अक्सर नदी, झीलों और महासागरों जैसे जलीय वातावरण से ही बनते हैं। किससे बनते हैं? नदी, झीलों और महासागरों के वातावरण से ही बनते हैं, जिसमें तलछट जमा होता है। इसमें तलछट जमा होता है। जैसे मान लीजिए पर्वत, ये नदी उतर के आ रही है, यहाँ पर कोई गड्ढा है, नदी इसमें बह रही है, ठीक, इसमें आके गिर रही है, तो इस नदी जो अपने साथ तमाम मल मिट्टी सब लेके आती है, तो इसमें तो छोड़ेगी, और इसमें छोड़ते छोड़ते जमते 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 ये चट्टान का रूप ले लेती है। इसी को हम बोलते हैं अवसादी चट्टान। तो हमारा डी ऑप्शन जो है इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र है? बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र है, तो वो है बिहार बंधु। अब यहां से हमारा बिहार स्पेशल शुरू हो जा रहा है। क्या? बिहार स्पेशल। ठीक है, बिहार स्पेशल शुरू हो जाएगा, इसी में हमारा करंट भी रहेगा। तो बिहार बंधु जो है हमारा, ये बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था, और इसकी शुरुआत हुई थी 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। और कहाँ पे हुई थी? बिहार शरीफ में हुई थी। कहाँ पे? बिहार शरीफ में हुई थी। और किया किसने था? किया किसने था? एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे, केशवराम भट्ट। कौन थे? केशव राम भट्ट। उन्होंने बिहार शरीफ में बिहार के पहला हिंदी समाचार पत्र शुरू किया। कब शुरू किया था? 1872 में। तो ये रहा हमारा 96 नंबर का आंसर। ठीक है, तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज कर मैं मिटा देता हूं, लेकिन आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं अगर आपको लगता है कि चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है या आपको नहीं पता थी तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी इमदाद अली खान। किसके द्वारा? इमदाद अली खान के माध्यम से की गई थी। इन्होंने की थी, और कब की थी? 1868 में। और कहां पे की थी? मुजफ्फरपुर में। कहां पे? कहां पे की थी? मुजफ्फरपुर में की थी। कहां पे की थी? मुजफ्फरपुर में। कब की थी? 1868 में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख गार्गी संहिता में मिलता है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये शासन किसका शासनकाल था उसमें? तो ये था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, गार्गी संहिता में हमें जो उल्लेख मिलता है कि पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण हुआ, तो किसके शासनकाल में हुआ? तो वो हुआ था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवक जो थे वो भिक्षु थे। कौन थे? भिक्षु थे। कहां के थे? बौद्ध धर्म के भिक्षु थे। कि गुफाओं के निर्माण का कार्य किसने किया था? आजीवक जो थे, भिक्षु थे, इनके लिए गुफाओं का निर्माण कार्य किसने शुरू किया था? तो दशरथ ने किया था। कौन? दशरथ ने किया था। यह अशोक का पुत्र था। कौन था? पौत्र था। अशोक का पौत्र था, पुत्र नहीं, पौत्र। अशोक का पौत्र दशरथ ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो वो किया था मगध और तिरहुत पे। बंगाल से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने मगध क्षेत्र पर आक्रमण किया था। और कब किया था? ये किया था 1324 ईस्वी के आसपास किया था।